हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज हम बिल्कुल ही न्यू टॉपिक क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने बाकी इंट्रोडक्शन मेरा और चैनल एंड रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कोर्स मैंने ऑलरेडी दे रखा है। यू कैन रेफर माय प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, अच्छा, मैंने वीडियोस का प्लेलिस्ट भी बना दी है, क्लास 11th 12th एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो और टुगेदर विद दैट मैंने लर्निंग प्लस अर्निंग का मोटिव शुरू कर दिया है। मैं कोर्स डिटेल्स आपको शेयर अभी करना चालू किया हूँ। अपकमिंग ट्रेंड वाले जो कॉमर्स के कोर्सेस हैं, सिर्फ सीए सीएस सीएमए के पीछे आप मत भागना, आप भी उसको रेफर करके बाकी चीजें सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट सिंस आप 11th में पहली बार इकोनॉमिक्स को उस डिटेल लेवल से पढ़ने जा रहे हो, तो मैं पहले तो आपको इस वर्ड इकोनॉमिक्स से रूबरू करा देता हूँ। ठीक है, चलो, सबसे पहले तीन वर्ड्स देखो। एक है इकोनॉमी, ठीक है, एक है इकोनॉमिक और एक है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक एरिया या एक रीजन या एक सिस्टम कह लो। ठीक है, या मैं बहुत सिंपल वर्ड में अभी के लिए यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है तो मैं बोलूंगा एक कंट्री मानो। ठीक है, दैट एरिया इज अ कंट्री। ठीक है, जैसे हमारे लिए कौन सी कंट्री का हम पढ़ रहे हैं भाई, हमारी कंट्री इंडिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि लोग किस तरीके से अपनी लाइवलीहुड कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं और अपनी नीड्स की फुलफिलमेंट कर रहे हैं। तो उस एरिया, जिस जगह की हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमी फॉर अस। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या है? तो इकोनॉमिक वर्ड का रेलेवेंस होता है, आप लोगों ने ये कई बार पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल दूं, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी या अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक। ओके, अब इकोनॉमिक्स क्या है? आपका सब्जेक्ट है या नहीं? आपका सब्जेक्ट, ठीक है, या कह लो थियरी। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज टेकिंग प्लेस विद इन एन इकोनॉमी पढ़ा जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट या वो स्टडी कह लो, वो स्टडी, ठीक है, जहां पर हम हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि एक इकोनॉमी, एक रीजन, एक एरिया, एक कंट्री के अंदर, दैट इज फॉर इंडिया हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर होने वाली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ने का काम हमें कौन सा सब्जेक्ट समझाएगा? इकोनॉमिक्स। तो ये तीन वर्ड डिफरेंट कैसे हैं और इंटर रिलेटेड कैसे हैं, होप मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। क्योंकि सब्जेक्ट में जब ये तीनों वर्ड यूज होंगे तो आपको तीनों का एकदम क्लियर पिक्चर आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स तीनों वर्ड अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से और क्यों आया। ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक, एक लैटिन वर्ड से डिराइव, ग्रीक वर्ड से डिराइव होकर आया है, जिसका जो वर्ड है इकोनोमिया। इकोनोमिया, ठीक है, इकोनोमिया का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इकोनोमिया का मतलब है
को का मतलब होता है हाउसहोल्ड, और इसमें नोमिया वर्ड जो है इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इस तरीके से इसका मतलब इकोनॉमिक्स का रेलेवेंस, शुरुआत मतलब जो स्टार्टिंग था उसका मतलब क्या हो गया, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। यानी कि ये जो वर्ड डेराइव होकर आया है इकोनॉमिया वर्ड, वो इकोनॉमिया वर्ड का मतलब होता है हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। यानी शुरुआत कैसे हुई थी, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे आपके घर में होता क्या है कि पापा, अगर बिजनेसमैन, अभी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिनको रोज पैसे मिल जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ अगर एक एम्प्लॉय की बात करें या जनरल लोगों की बात करें, तो उनके पापा मंथ एंड पे सैलरी पाते हैं, रोज नहीं पाते। तो मंथ एंड पे सैलरी पाने के बाद उनके पास एक वो आते हैं और पैसा मम्मी को दे देते हैं, और मम्मी को क्या कह देते हैं वो, कि इस पैसे को इस तरीके से चलाना कि महीने भर में पैसे की कमी ना हो, अगली सैलरी आने तक सब चीज मैनेज्ड वे से चले, ठीक है। वही कंसेप्ट यहां पर कहता है कि मम्मी के पास या पापा के पास, कह लो हमारे पेरेंट्स के पास है लिमिटेड रिसोर्स, यानी वो लिमिटेड पैसा, ठीक है। और उसको हमें एक महीने चलाना है, और एक महीने में अलग अलग तरीके की हमें नीड आनी है, और इस तरीके से हमें उस पैसा का यूज करना है। हमारी हर नीड तो उतने पैसे में नहीं पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हर नीड नहीं पूरी हो सकती, तो हमारे पास एक रैशनल अप्रोच, एक दिमाग होना चाहिए कि कौन सी नीड को हम सेटिस्फाई करें और कौन सी नीड को हम सेटिस्फाई ना करें या बाद में सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी होगी। इसी मैनेजमेंट को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। हाउसहोल्ड से ये हाउस के मैनेजमेंट से लेकर आज ये हमारे कंट्री के मैनेजमेंट पे इसको अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। शुरुआत ये घर के मैनेजमेंट से हुई थी, और आज हम इसके थ्रू कंट्री की मैनेजमेंट करते हैं कि कंट्री में लिमिटेड, हर कंट्री के अपने लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेस से हमारे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड, जिसकी जो मन कभी भी कुछ भी उसकी वांट, उसकी इच्छा आ सकती है कि हमें वो चाहिए। तो किस तरीके से हम इस लिमिटेड रिसोर्सेस से ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट को कुछ लेवल तक सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि कंप्लीटली तो सेटिस्फाई होने से रहा, हम जितना वो डिमांड करेंगे, वांट करेंगे, हम सेटिस्फाई करेंगे, उनकी वांट फिर आ जाएगी, ठीक है। तो पूरी तो नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं सेटिस्फाई हो सकता, बट काफी हद तक हम इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उसी को हमें देखना है, यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से उस लिमिटेड रिसोर्स से इस अनलिमिटेड वांट्स का सेटिस्फैक्शन हम करें। उसका मैनेजमेंट ही हम सीखेंगे कहाँ, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या सेंस था, और उस सेंस का यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, अब हम वो यूज को समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स का ना नीड ही नहीं पड़ता अगर दिक्कत नहीं आई होती किस चीज की, दैट वाज टर्म्ड एज स्कैरसिटी, ठीक है। मैं ये वर्ड पे पहले आ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको माइक्रो मैक्रो ये सब सब समझाऊंगा, बट अभी प्रैक्टिकली चल कैसे रहा है वो पहले सीखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हुआ क्या, ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स वर्ड और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड, ये सब जो आए हैं, इनका रिलेवेंस क्या है। इकोनॉमिक्स वर्ड का एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम आई इकोनॉमी में, दैट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझना, इसको हम कहते हैं रूट कॉज, रूट कॉज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी, अभी मैंने बताया कि इकोनॉमी का मतलब इंडिया, इंडिया का, हमारे इकोनॉमी का एक रूट कॉज, एक दिक्कत आई, सारे दिक्कत की जड़ यही है, एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आई, उसका नाम था स्केर्सिटी, ठीक है। स्केर्सिटी यानी कमी, किस चीज की कमी, किस चीज की कमी, रिसोर्सेस की, कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, कम है, लेकिन उस रिसोर्स का यूज करने वाले लोग, उनकी जो अलग अलग यूजेस हैं, उनकी अलग अलग जो नीड्स हैं, उनको वो बहुत ज्यादा हैं,
अनलिमिटेड हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे रिसोर्सेस बहुत कम है, तो उसको कहते हैं हम स्कैर्सिटी। तो स्कैर्सिटी का मतलब एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि जो डिमांड है ना, दैट इज मोर देन द सप्लाई। डिमांड ऑफ रिसोर्सेज अगर मैं बोलूं, अभी मैं इजी टर्म्स में लेके चल रहा हूं ना, वो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से कई ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे जो रिसोर्सेस का डिमांड है, जो यूज है, वो बहुत ज्यादा है, बट उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। यानी डिमांड अगर मैं बोलूं तो ये मैं बोल रहा हूं, ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बट हमारे ये जो रिसोर्सेस हैं हमारी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्कैर्सिटी। अब हमें क्या करना है, इस स्कैर्सिटी का चाहिए सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को जानने के लिए इस इसका दिस इज द प्रॉब्लम ना, इस प्रॉब्लम का हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। यानी हम इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम ये जो प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी में है कि हमारे रिसोर्स लिमिटेड है और हमारी लोगों की वांट्स अनलिमिटेड है, किस तरीके से हम मैनेजमेंट करें कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज से उन अनलिमिटेड वांट्स का सेटिस्फैक्शन कर पाए। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या क्या चीजों को हमें जानना होगा, तब जाकर हम एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे इस प्रॉब्लम का। ठीक है, अच्छा, ये स्कैर्सिटी के होने का, या मैं बोल दूं इस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो रीजन क्या हुआ आप खुद सोचकर अभी बता सकते हो। अगर मैं स्कैर्सिटी के पीछे का रीजन बोलूं तो पहला तो आप बोलोगे क्या, रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस आर लिमिटेड। दूसरा बात, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। प्लस एक इसी के साथ, एंड resources have got alternative uses। यानी एक ही रिसोर्स, ठीक है, एक रिसोर्स मल्टीपल पर्पसेस में यूज किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, तो अगर मिल्क की बात करूं तो मिल्क दूध पीने के लिए भी, मिठाई बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट के लिए भी, एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है, एक तो रिसोर्स पहले से लिमिटेड थे, ये ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड थे, और एक रिसोर्स कहीं मल्टीपल यूज हो गया, मतलब वो फर्दर हमारी वांट्स को बढ़ा दिया, और कह सकते हैं उस लिमिटेड वाले का और ज्यादा कमी कर दिया रिसोर्स का। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से स्कैर्सिटी आती है। ठीक है, अगर कोई पूछे स्कैर्सिटी क्यों आती है, तो आप बोलोगे इन रीजन की वजह से आती है। ठीक है, और स्कैर्सिटी क्या होती है वो मैंने बता दिया। अब हमें प्रॉब्लम का रीजन का तो पता चल गया, ठीक है, लेकिन अब इस रीजन का सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम इकोनॉमिक्स में सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो जो मम्मी के पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल, पेरेंट्स के पास ₹50,000 इनकम आई। ठीक है, अब उनको महीने भर चलाना है। अब ध्यान से सुनना, उनको रेंट देने हैं मान लो ₹10,000। ठीक है, उनको बच्चे के स्कूल की फीस देनी है मान लो ₹5,000। ठीक है, उनको बेसिक जो मैं नेसेसिटीज का आइटम बोलूं, खाने वाने का, ठीक है, अगर नेसेसिटीज की बात करूं तो मान लो उनको इसमें भी मान लो ₹10,000 की जरूरत है, इनकी सारी नेसेसिटी में ₹10,000 लगेंगे। ठीक है, फिर और मैं बोल दूं इनको ये मेडिकल के एक्सपेंसेस के लिए मैं बोल दूं कि मान लो इनको ₹2,000 की जरूरत है। ठीक है, मेडिकल के एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, और मैं बात कर लूं
इनको जो क्लोथिंग वगैरह के लिए जरूरी है, ठीक है, क्लोथिंग वगैरह के लिए मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, 8,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, बच्चे को बर्थडे पार्टी करनी है, उसके लिए मान लो 15,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, और मैं बोल दूं कि मम्मी को किट्टी पार्टी करनी है, उसके लिए 5,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। अंकल को ट्रिप पे जाना है घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, उनको मान लो 7,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक है। बच्चे के लिए गिफ्ट वगैरह लेना है, उसके लिए 3,000 रुपीज की जरूरत है। इस तरीके से चले जा रहा है, ठीक है। और एक्स वाई जेड एटसेट्रा तो लगा ही दे रहा हूं क्योंकि ये जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। पर इतने सारे इनके पास क्या है, वांट्स हैं, और ये पैसा जो है इनके पास ये है रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स तो लिमिटेड है 50,000, और ये वांट्स अभी तो मैंने बहुत छोटे रखे हैं, अभी और बहुत बचे ही हैं, ठीक है। अब इतने सारे वांट्स हैं, अगर हम इसको टोटल करते हैं, मान लो इनकी वांट्स है कितने की ये पता करें, तो 15, 25, 35, 40, 50, 65,000 की। अब इनकी वांट्स अभी के लिए मैं बस ले रहा हूं, ये तो अनलिमिटेड ही है, 65,000 की। तो अब इनको ये रैशनल पता थिंकिंग होना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए कि यार 50,000 रुपए 65,000 की जरूरत थी, या 65,000 के वांट बन रहे हैं, तो अब हम इस 50,000 से ये 65,000 वाली वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। तो अब इन्हें क्या करना होगा, इन वांट्स की प्रायोरिटी सेट करनी होगी, जिसको हम कहते हैं मोस्ट अर्जेंट वांट, ठीक है। मोस्ट अर्जेंट वांट कौन सी बहुत ज्यादा जरूरी है, किस चीज को हम पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते और किस चीज को पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, ये डिसीजन लेना होगा। तो रेंट भाई ये नहीं दिए तो रूम से निकाल दिए जाएंगे, तो भाई ये तो चाहिए। स्कूलिंग बच्चों को निकाल दिया जाएगा, ये चाहिए। भाई बिना खाना के रह नहीं सकते, ये चाहिए। मेडिकल, बिल्कुल भाई जिंदा रहना है तो मेडिसिन वगैरह और बाकी चीजें जो ट्रीटमेंट की नीड वाली है वो करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इतने तो इन्होंने प्रायोरिटी, ये तो क्लियर कट इनको कंपलसरी, ठीक है, इसको कह लो कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, ये इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है। बट बाकी चीजों में ये पोस्टपोनमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बच्चे ये पार्टी, ट्रिप और किटी पार्टी को नेग्लेक्ट कर दें, ये क्या कर सकते हैं, क्लोथिंग को ले लें, और बच्चे को थोड़ा खुश करना है तो हो सकता है ये क्या कर ले, थोड़ा बहुत गिफ्ट में पैसा लगा दें, और जितना ये 50,000 में हो सकता है ये उतने में अपने वांट्स को कई लेवल तक मैक्सिमम सेटिस्फाई जितना हो सकता था उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले ले 50,000 में। तो ये जो डिसीजन लेना है कि हमारे रिसोर्स हैं, इन रिसोर्सेस का जो एलोकेशन, इसको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे हम, दीज आर एलोकेशन, एलोकेशन बंटवारा, कि ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस का है इनकी एलोकेशन हम किन चीजों में कितना करें, इस डिसीजन को ही, इस सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आया, ये तो था प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स ने दिया कि सेटिस्फाई दी मोस्ट urgent wants that cannot be postponed, जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते पहले उनको फुलफिल करो। फॉर दिस आपको क्या करना होगा, सेट दी प्रायोरिटी ऑफ वांट्स। तो आपको अपने वांट्स की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना होगा, कौन ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये
रिसोर्स पहले एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो होप सो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा पाया इकोनॉमिक्स क्यों कैसे रन करता है और क्यों एग्जिस्टेंस में आया, क्या प्रॉब्लम थी, और उसका एक लेवल पर, एक बहुत स्मॉल लेवल पर मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि वो सॉल्व कैसे करता है। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ध्यान से सुनना, दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं कभी भी बोलता हूं कि अगर आपको डिफरेंस लिखना होगा तो प्लीज डिफरेंस को बेसिस के साथ लिखा करो, कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं। देखो, प्लीज ये मत कंफ्यूज होना कि दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स एक ही होती है, ये दो ब्रांचेस हैं। दो ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के, कहने का मतलब आप इकोनॉमिक्स को ना जब पढ़ते हो तो आप किस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो या किस सब्जेक्ट मैटर पे पढ़ाई करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट मैटर के कॉन्टेक्स्ट में ना हम इकोनॉमिक्स को के ब्रांच में क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैं बोलूं, आप एक इंसान के बारे में, एक प्रोड्यूसर के बारे में कि भाई एक बिजनेस के कि अंबानी जी कैसे कमा रहे हैं, अंबानी जी के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, या आप चाहते हो कि भाई टाटा जी कैसे कमा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हो। तो अगर एक इंसान के बारे में, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक कंपनी, एक फर्म, इसके बारे में अगर आप जब पढ़ना चाहते हो ना छोटे लेवल पे, तो हम उस स्टडी वाले सेगमेंट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। इकोनॉमिक्स एक ही है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लेवल, किस सब्जेक्ट मैटर पे पढ़ रहे हो उसके बेसिस पर हम माइक्रो और मैक्रो फिक्स करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ यू आर जस्ट स्टडिंग अबाउट अ पर्सन, दैट्स इट, आप उसके बारे में ही जानना चाहते हो, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बट हम जब लेवल ऑफ स्टडी को देखेंगे, लेवल ऑफ स्टडी यानी किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज पढ़ना चाहते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कई लोग कहते हैं एक कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हो। ठीक है, एक कंपनी के बारे में पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर हमारा लेवल या एरिया ऑफ स्टडी सारी कंपनीज हैं, उन कंपनीज में फिर हम एक एक को ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी जब हम एक एक को पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बट सिंस हमने अपना एरिया ऑल कंपनीज में रखा है, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स फील्ड हुआ। तो हम अपना दायरा फिक्स करेंगे। जैसे हम अगर ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक एक कंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स बनेगी, वर्ल्ड बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा एरिया ऑफ स्टडी क्या है, उसके बेसिस पे मैक्रो और माइक्रो डिसाइड होगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, मैं यहां पर बोल दे रहा हूं, ये दोनों क्या है, ब्रांचेस हैं जो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचेस जो बनते हैं, ये ब्रांचेस के बनने का ये लॉजिक क्या है, एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी अभी मत टेंशन लो आप। एरिया ऑफ स्टडी, अगर हम ग्लोबल लेवल पे पढ़ रहे हैं, हमारा एरिया हमने सेट किया क्या, ग्लोब, तो ग्लोब में हम एक एक कंट्री को पढ़ेंगे, तो एक एक कंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स, होल ग्लोब को पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं हम कंट्री, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया अगर हम लेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा, वो क्योंकि एरिया है। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर में अलग अलग स्टेट्स को पढ़ेंगे, दे विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आते हैं स्टेट। अगर हम स्टेट को अगर दायरा मान ले, हमारा एरिया मान ले, स्टडी मान ले कि हम मध्य प्रदेश या दिल्ली भर का पढ़ना चाहते हैं, तो दिल्ली या मध्य प्रदेश, दैट विल बी पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब उसके अंदर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे तो वार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, वार्ड्स बन जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वार्ड्स के अंदर में आएंगे तो वार्ड्स बन जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर के सोसाइटीज बन जाएंगे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स। सोसाइटी के अंदर में आएंगे तो सोसाइटी बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर के मेंबर्स के इंडिविजुअल स्टडी बन जाएगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन सा मैक्रो और कौन सा माइक्रो लेवल बन रहा है,
ये हमारा एरिया ऑफ स्टडी जो हम फिक्स करेंगे वो बताएगा कि कौन सी वेरिएबल्स, कौन सी चीजें माइक्रो बनेंगी, कौन सी चीजें मैक्रो। बट सिंस हमने शुरू में ही यहां पर बोल दिया कि हमारा एरिया ऑफ स्टडी हमने क्या ले लिया है, हमारी कंट्री। ठीक है, हमने तो फिक्स कर दिया है कि हमारे लिए एरिया ऑफ स्टडी क्या है, कंट्री। तो अब हम अगर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या बनेगा, मैक्रो। अब कंट्री के अंदर के बारे में जब हम पढ़ना चालू करेंगे, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक मार्केट, एक कंपनी, एक फर्म, ऐसे पढ़ने के चालू करेंगे, एक सेक्टर, तो वो क्या बनने वाले हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल बन जाएंगे। इतना क्लियर? क्योंकि हमने अपना एरिया ऑफ स्टडी जो पॉइंट ऑफ एनालिसिस रखा है वो कंट्री को बना के रखा है। ठीक है, तो हम उस प्रोस्पेक्ट से चलने वाले हैं, लेकिन मैंने क्लैरिटी के लिए ये बता दिया, क्योंकि कई लोगों को हमेशा ऐसे ही लग जाता है कि मैक्रो का मतलब ये, माइक्रो का मतलब ये, ऐसा नहीं। ठीक है, वो फिक्स नहीं है कंसेप्ट, वो आपको एरिया ऑफ स्टडी के बेसिस पर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल्स या कौन से चीजों को हम माइक्रो मानेंगे और कौन से चीजों को मैक्रो। अच्छा देखो, माइक्रो वर्ड में एक माइक्रो वर्ड में यहां लिख देता हूं MICRO, ठीक है, और MACRO। ठीक है, माइक्रो वर्ड में आई है, यानी कि ये हो जाएगा इंडिविजुअल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल। और इसका ए का मतलब हो जाएगा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। ठीक है, ठीक। अब यानी कहने का मतलब व्हेन वी विल स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है, या कह लो प्रॉब्लम एट पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल या एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, तो वो हम कहां पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब हम उस प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे एग्रीगेट लेवल पर, यानी इकोनॉमी, एग्रीगेट यानी यहां इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल मतलब कंट्री लेवल पर, कंट्री लेवल पर पढ़ेंगे, तो हम उसको पढ़ेंगे किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको 12th में डिटेल पढ़ाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 11th, पहले छोटे से फिर बड़े तक चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना ये वर्ड जो आया है, ये वर्ड आया है माइक्रोज वर्ड से, और ये आया है मैक्रोज वर्ड से। ठीक है, माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। माइक्रोस्कोप याद है ना, स्मॉल पार्टिकल्स को देखने का, तो माइक्रो बोले तो स्मॉल, मैक्रो बोले तो लार्ज। तो स्मॉल लेवल पर पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लार्ज लेवल पर पढ़ने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतनी बात समझ में आई? अब हम डेफिनेशन पे चलेंगे, अभी तो मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा था, अब इसकी मीनिंग समझते हैं। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies about इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या लिख दूं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या कह लो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एट लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल लेवल पर इस प्रॉब्लम की, अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है वही चीज, अब वे पढ़ने का बदल जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी स्कैरसिटी की समझो, जो स्कैरसिटी को पढ़ने की कोशिश किस लेवल पर कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। और जो इसको एग्रीगेट लेवल पर, यहां पर लिख दूं at level of economy as a whole, जो इसको इकोनॉमिक लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेगा, कंट्री के लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेगा और समझ के सॉल्यूशन देगा, वो बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीनिंग। ठीक है, मीनिंग में एक वर्ड आया है, वो मैं आपको नेक्स्ट इसके जस्ट बाद टॉपिक आने वाला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तब मैं समझा दूंगा कि वो क्या वर्ड है। ठीक है,
अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इसके अंदर में मैं बोलूं स्कोप, ठीक है, स्कोप, तो इसके अंदर में इसका नैरो स्कोप है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर है, स्मॉल लेवल पर, और इसका कैसा स्कोप है, वाइडर स्कोप है, ठीक है, इसका वाइडर स्कोप है, ठीक है। थर्ड बात, अगर मैं इसके अंदर के वेरिएबल्स की बात करूं, इसके अंदर के जो मेजर वेरिएबल्स हैं, तो इसके अंदर के मेजर वेरिएबल्स जो हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई कहलाते हैं वो, और यहां पर जो है मेजर वो कहलाते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर जिस चीज को अगर मैं बोलूं बेसिस ऑफ स्टडी, बेसिस ऑफ स्टडी के लिए हम यहां पर कंसिडरेशन, किस चीज को कंसिडर बेस मानकर चलते हैं, तो हम इसको कहते हैं प्राइस को बेस मानते हैं, वेयर एज यहां पर हम इनकम, इनकम यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को बेस मानकर। ये लाइन जब आप पूरे चैप्टर देखोगे ना, तो हर जगह पर आप जो ग्राफ या जो स्टडी करोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हर जगह पे प्राइस को बेस मान के चलते हैं, ठीक है। और यहां जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओगे तो हर जगह इनकम को बेस मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसको प्राइस थियरी भी कहते हैं, इसकी स्टडी को प्राइस थियरी भी कहते हैं, और इसके स्टडी को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक। प्राइस थियरी कहा जाता है इसको, क्यों, क्योंकि प्राइस इज द मेजर फैक्टर बेसिस विच ऑल दी एनालिसिस विल बी डन, स्टडी विल बी डन। और यहां पर इनकम या एम्प्लॉयमेंट दोनों यहां पर सेम माने जाते हैं, इवन आउटपुट, ठीक है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जब ये तीनों वर्ड बोले, दोनों तीनों वर्ड सेम है, ठीक है। तो प्राइस थियरी और इधर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने मीनिंग बताया, स्कोप बताया, मेजर वेरिएबल्स बताए, ठीक है। ये अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर जब हम पढ़ेंगे अ प्रोड्यूसर, अ कंज्यूमर, अ मार्केट, ठीक है, अ फॉर्म, अ कंपनी, तो वो यहां आएगा, ठीक। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, नेशनल इनकम, कंट्री के लेवल पर, कंट्री की जीडीपी, कंट्री में आया महंगाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है। ये कंट्री में आया ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पोवर्टी, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? तो मैंने आपको मीनिंग बताया, स्कोप बताया, मेजर वेरिएबल्स बताए, एरिया ऑफ स्टडी का कंसीडरेशन, किस चीज को बेस मानकर पढ़ाई की जाएगी, ठीक है, और उसकी थियरीज को क्या कहा जाएगा, ठीक है, थियरीज का नेम भी एक बेस पॉइंट बना सकते हो, और एग्जाम्पल बताएं कि किन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना क्लियर? तो ये हो गया हमारा टोटल ये इकोनॉमिक्स का क्रिस्टल क्लियर बेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये पूरा चीज हमने यहाँ पर रीजन एंड ऑल सब कुछ कर लिया कि किस तरीके से ये ब्रांच बनता है और ये क्या है, ठीक है। सारे के डिफरेंसेस हमने कर लिए, ठीक है। आज के लिए मैं 3 वर्ड्स को आपको बस बता देता हूं, अगले क्लास में हमारा टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी शुरू होगा, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में रखना चाहूंगा, वीडियो ज्यादा लॉन्ग मुझे नहीं करनी है, ठीक। अब देखो 3 वर्ड समझ लो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कई लोग कहते हैं, ये दूसरा वर्ड यहां पर ही याद रखना, कैपिटल फॉर्मेशन। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो हम कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन।
इन्वेस्टमेंट कुछ और नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही, कैपिटल को ही बढ़ाने का एक प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हर इकोनॉमी के दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ एन इकोनॉमी, 3 पिलर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर ये इनमें कोई दिक्कत आती है ना तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। इनमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूरी इकोनॉमी इसी से चलती है, इसी के लिए चलती है, और इनमें कोई भी दिक्कत आ गई तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है, कंजम्पशन क्या है, प्रोसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, वैल्यू एडिशन को हम कहते हैं प्रोडक्शन, सेटिस्फैक्शन के प्रोसेस को कहते हैं कंजम्पशन, और कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज में वैल्यू ऐड हम करते हैं तो हम कहते हैं हमने उस चीज का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, लाइक 10 रुपए का, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने 10 रुपए का आटा खरीद कर उससे उसको बेक वेक करके सारी चीज इंग्रेडिएंट और मान लो 5 रुपए का लगाकर 15 रुपए का लगाकर हमने केक बनाया, और केक को हमने 25 रुपए में बेचा, तो हमने कहा कि हम 15 रुपए की चीज लगाकर 25 रुपए की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हमने 10 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है उसमें, यानी हमने उसका प्रोडक्शन किया है, किस चीज का, केक का। ठीक है, अच्छा, और सामने वाला क्या बोलेगा, जो फार्मर है वो बोलेगा कि मैंने बीज 5 रुपए में खरीदे थे, ठीक है, तो और मैंने उसको 10 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का मैंने वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, तो प्रोडक्शन कुछ नहीं है, वैल्यू एडिशन के प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहेंगे। कंजम्पशन क्या है, जब सेटिस्फैक्शन किसी चीज से डिराइव होता है। ठीक है, किसी चीज का एक्सटिंग्विश होकर सेटिस्फैक्शन देना इज कॉल्ड कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल में इंक्रीज लाना। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे 3 पिलर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अभी के लिए इतना ही शॉर्ट, इसको डिटेल में हम जरूर करेंगे और इसका बहुत डिटेल क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। अच्छा, इसको करने वाले को क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन करता है उसको क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर, इसको कहेंगे कंज्यूमर। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, जो कैपिटल एडिशन कर रहा है। देखो, ये काम इन्वेस्टमेंट का काम यूजुअली जो करते हैं, एक तो इन्वेस्टर वर्ड यूज करते हैं लोग, बट यहां पर हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर लोग क्या करेंगे, वो कैपिटल लगाकर रिस्क लेंगे और एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे 3 पिलर्स हो गए। बाकी हम इसके आगे का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी मैं यहां लिख देता हूं, नेक्स्ट क्लास में ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इतनी प्रैक्टिकल और इतने डिटेल आप कहोगे कि बुक में भी ऐसा कुछ नहीं था, और ना आज तक आपने किसी भी टीचर का ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी चीज, सब लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम 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 सब समझा दिया है, सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया है, एंड आई विल गिव यू प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एज ऑफ इट। ठीक है, और फिर हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि हाँ कुछ ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।